आर्टिफिशियल या फेक लाइफ होती है। आपका क्या कहना है इस बारे में? सही है। मे भी कुछ चीजें तो स्क्रिप्टेड आप कर ही लेते हो खुद से, कि कुछ एक्टर्स के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने कोई एक किरदार किया और वो उसमें इतने डीपली इन्वॉल्व हो गए कि वो उससे निकल ही नहीं पाया। और आपसे ही जाना चाहते हैं, संदीप गोयत कौन है? इंसान ही हो और इंसान बनने की कोशिश करता रहता हूँ, जिसमें मैंने सैकड़ों नुक्कड़ नाटक और नाटक किए। जी, वो तो आपका प्रोफेशनल एक तरह से हाँ। कर्म भूमि है। बॉलीवुड के फिल्मों में आपने काम किया, रोल प्ले किए, हरियाणा की फिल्मों में आपने काम किया, रोल प्ले किए। दोनों की क्वालिटी में कितना फ़र्क है? कैसे इसको बोलूं, पर बहुत बहुत ज्यादा फर्क है। मान लो यहाँ एक फिल्म जितने पैसे में बनती है, उतने में वहां पे एक दिन का बजट होता है किसी फिल्म या वेब सीरीज का। आप सोच सकते हो। फिजिकली रेसलर स्क्रीन पर दिखना भी चाहिए। दारा सिंह जी जैसे होते थे, क्योंकि वो एक बना हुआ है इमेज। पहलवान बोलो तो आपको चाहिए, जैसे बजरंग पुनिया वगैरह का या और योगेश्वर दत्त, इनके पिक्चर्स उसने भेजे, बोला आप इनकी बॉडी देखो। अगर तू रेसलिंग इसमें मैच दिखाने वाला है तो वो कैसे सीख लेगा बंदा एक महीने में? पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा पैसा हो प्रोडक्शन के लिए तो आप कर सकते हो कि भाई एक्टर बोल सकता है कि मैं 3 महीने 6 महीने ना पहले ट्रेनिंग लूंगा। इतने से पैसे में इतना काम करना, इतने से पैसे में एक्टर को कितना मिलता है? इंडिपेंडेंट सिनेमा का मतलब ये है कि किसी को पैसा नहीं मिलेगा, ये मान के चलो। डायरेक्टर, डीओपी, आपका एक्टर एक्ट्रेस, ये तक हो जाता है कि वो पांचों ही पैसा इकट्ठा करते हैं। हरियाणवी बोली के लिए कुछ मैं करना चाहता था, वो मुझे करके बहुत खुशी हुई। नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। दी हरियाणा टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे मेहमान हैं संदीप गोयत, एक्टर, और इनसे आज हम बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं। संदीप गोयत जी, आपका पहले तो हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में पहली विजिट है और पहला इंटरव्यू है। आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच सर, बहुत धन्यवाद आपका और आपकी टीम का। अच्छा संदीप जी, आप हैं सिनेमा वाली दुनिया से, चकाचौंध वाली दुनिया से। तो पहले तो हमें ये बताइए कि ये चकाचौंध वाली दुनिया, ये लाइटों वाली दुनिया, ये एक्शन कैमरा लाइट साउंड एक्शन जो है, इस वाली दुनिया, इसको कुछ लोग ये कहते हैं कि जो जिंदगी पर्दे पे जीते हैं और असल जिंदगी में बहुत फर्क होता है। एक तरह से आर्टिफिशियल या फेक लाइफ होती है। आपका क्या कहना है इस बारे में? हाँ मतलब थोड़ी सी शब्दावली चेंज की जा सकती है, पर जो आप कह रहे हैं वो सही है। क्योंकि एक लेखक, एक राइटर एक कहानी लिखता है और मैक्सिमम काल्पनिक होते हैं पात्र सारे। कुछ कहानियां हैं, आजकल सिनेमा थोड़ा बदला है पिछले 10 साल से, अब रियलिस्टिक कहानियों पे भी फिल्में बनती हैं, पर फिर भी वो लिखा जाता है तो उसको तो एक्ट करके ही आप पर्दे पे उतारते हैं। स्क्रिप्टेड होता है, आप हाँ, कहना। सब स्क्रिप्टेड है। और रियल लाइफ में भी कुछ चीजें तो स्क्रिप्टेड आप कर ही लेते हो खुद से, पर हाँ कि ये सत्य है कि रियल और रियल लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कुछ ना कुछ तो एक्टर की लाइफ में किसी मूवी को करते हुए, किसी स्टेज शो को करते हुए, कुछ ना कुछ ऐसी लर्निंग कई बार पर्सनैलिटी में साथ घुल जाती है। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, पर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस कैरेक्टर के कौन से ट्रेट्स या कौन सी चीज़ें आप रखना चाहते हो, कौन से आप छोड़ देना चाहते हो। पर हर किरदार आपको कुछ ना कुछ तो बदल के जाता ही जाता है। कोई भी कैरेक्टर आप प्ले करते हो उसका कुछ तो रह ही जाता है, कुछ अंश आप में रहता ही रहता है। कई बार वो, जैसे मैंने काफ़ी एक्टर्स का सुना है, कई बार वो बहुत डीप चला जाता है, आप छोड़ ही नहीं पाते हो। मैंने ऐसी भी बातें सुनी है। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है, पर मैंने सुना है कि कुछ एक्टर्स के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने कोई एक किरदार किया और वो उसमें इतने डीपली इन्वॉल्व हो गए कि वो उससे निकल ही नहीं पाया और वो मतलब खत्म ही हो गए। ये तक कहानियां मैंने सुनी है। एंड हु इज संदीप गोयत? हमारे सब्सक्राइबर आपका इंट्रोडक्शन आपसे ही जाना चाहते हैं, संदीप गोयत कौन है? मैं एक इंसान ही हूँ और इंसान बनने की कोशिश करता रहता हूँ। पर मैं रोहतक हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग कॉलेज सब रोहतक से हुई है। कॉलेज के दौरान थिएटर प्लेस देखते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ था कि ये कमाल की चीज़ है, एक एक्टिंग। तो मुझे कॉलेज के दिनों में ये हुआ था कि मुझे भी थिएटर करना है, नाटक करने हैं, सिनेमा करना है। तो इसी सपने के साथ मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था। वहाँ मैंने थिएटर किया 5 साढ़े 5 साल, जिसमें मैंने सैकड़ों नुक्कड़ नाटक और नाटक किए। और फिर मैं मुंबई की तरफ निकल गया था, तो अभी मैं मुंबई रहता हूँ और मुंबई में मुझे लगभग 10-11 साल हो चुके हैं।
और बस फिलहाल कुछ काम आ चुका है, कुछ कर रहे हैं। और अभी मैंने हरियाणवी सिनेमा के लिए भी काम करना शुरू कर दिया है। जैसे कि मुझे पता चला कि हरियाणवी सिनेमा फिर से रिवाइव हो गया और सिनेमा बनने लग गया, तो बड़ी खुशी के साथ मैं अब हरियाणवी सिनेमा का भी हिस्सा बन के रहता हूँ। और मुंबई में भी 2015 के करीब आप मुंबई चले गए थे, अगर 10 साल हो गए हैं हाँ, तो 10 से भी 11 11 साल साल हो हाँ। गए हैं, हाँ जी, आप मुंबई ही रहते हैं। मुंबई मेरा बेस, मतलब मुंबई है। मम्मी पापा फैमिली हरियाणा, रोहतक, मतलब जी मैं। जी, वो तो आपका प्रोफेशनल एक तरह से हाँ कर्म भूमि है। मैं किसी को बोल रहा था कि पहले मैं ये बोलता था कि मेरा जन्म भूमि अपना हरियाणा, गांव घर है, और कर्म भूमि मुंबई है। लेकिन जब से मैंने अब हरियाणा में भी काम किया है एज एन एक्टर, तो मुझे लगता है कि अब दोनों ही कर्म भूमि हो चुकी है। तो बॉलीवुड की फिल्मों में आपने काम किया, रोल प्ले किए, हरियाणा की फिल्मों में आपने काम किया, रोल प्ले किए, दोनों की क्वालिटी में कितना फ़र्क है, प्रोफेशनलिज्म में कितना फ़र्क है, एक्टर्स की कमिटमेंट में कितना फ़र्क है, और बजट में कितना फ़र्क है? ये थोड़ा सा मतलब एक, कैसे इसको बोलूं, पर बहुत बहुत ज़्यादा फर्क है। हर चीज़ में फ़र्क है। क्या होता है कि मैं इसको थोड़ा इस तरीके से बोलना चाहूँगा कि एक्सपोज़र कम है यहाँ के, जो सिर्फ यहीं जो काम करते हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा कि वो खराब एक्टर हैं, अच्छे एक्टर हैं या कमाल के एक्टर हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कोई भी यहाँ का अगर कोई एक्टर है जो यहाँ काम करता है सिर्फ, उसके पास है ना एक्सपोज़र थोड़ा सा कम है। मतलब क्या होता है कि आप एक दायरे में बंद होके काम कर रहे हैं, और इस दायरे से आप जब तक नहीं निकलेंगे, मान लो कि जो हार्डकोर फिल्म इंडस्ट्री है वो मुंबई को ही बोला जाता है इंडिया में। अगर आप वहाँ जाके वहाँ का सिनेमा या वहाँ के लोगों के साथ काम नहीं करते हो ना, तब तक आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक कुएं के अंदर हो। यहाँ पे कुएं से निकलेंगे तब समझ में आएगा कि अच्छा, एक्टिंग ऐसे भी होती है, अच्छा फिल्में इस लेवल पे भी बनती हैं। मान लो अगर यहाँ 10 रुपए में एक फिल्म बन रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लिमिटेशंस है, बजट ही 10 रुपए है। अब किसी को मैं बोल रहा था कि मान लो यहाँ एक फिल्म जितने पैसे में मिलती है, बनती है सॉरी, उतने में वहाँ पे एक दिन का बजट होता है किसी फिल्म या वेब सीरीज का। आप सोच सकते हो। तो ज़्यादा मैं डीप जाऊंगा नहीं, लेकिन बहुत फ़र्क है। लेकिन एटलीस्ट हरियाणवी सिनेमा बनने लगा है, मैं तो उसमें भी खुश हूँ। टाइम लगता है, बेस हल्का हल्का तैयार हो रहा है, और स्टार्टिंग में तो बहुत खामियां होती ही हैं, क्योंकि मुझे लगता है पंजाब की इंडस्ट्री हो या कहीं की भी, चाहे साउथ इंडस्ट्री भी है, शुरुआत में शायद बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मुझे लगता है कि कुछ साल में शायद स्टेब्लिश हो जाएगा हरियाणवी सिनेमा, जिस तरीके से फ़िलहाल धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। आपकी रिसेंट फिल्म अखाड़ा आई, हम्म। और अखाड़ा में आपने काम किया, काफ़ी अच्छा काम किया, उसके लिए आपको अप्रिसिएशन भी मिल रहा हाँ है। जी, थैंक यू। अ, अखाड़ा कैसे आपकी लाइफ में आई, और अखाड़ा में काम करने का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? अखाड़ा आई थिंक कोविड के बाद जो इसके राइटर और क्रिएटर हैं, अखाड़ा वेब शो है ये, तो इसका फर्स्ट सीज़न के लिए उसने कहानी लिखी थी। तो उसका मेरे पास कॉल आया था कि संदीप भाई, ये ऐसे ऐसे हम प्लान कर रहे हैं, तो ये कहानी लिखी, आप देख लो एक बार पढ़ के। तो कहानी मैंने देखी तो बहुत, मतलब अपना जो हरियाणवी कल्चर है या मिट्टी से जुड़ी हुई कहानी थी उसमें। मतलब गरीब पहलवान की कहानी है कि कैसे हर स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स होती है, तो उसमें पूरा उसने दिखाया हुआ था। बड़ी रिसर्च के साथ उसने कहानी लिखी हुई थी संजू ने, कि पॉलिटिकल कितना इम्पैक्ट करता है स्पोर्ट्स में भी। अगर आपको आगे बढ़ना है तो पॉलिटिक्स उसमें भी होती है, पैसा उसमें भी चाहिए होता है। तो कैसे गरीब पहलवान इन चीज़ों से लड़ता भिड़ता, और ना चाहते हुए भी कैसे वो गलत कदम उठा लेता है और वो एक गैंगस्टर बन जाता है। तो बड़ी इमोशनल स्पोर्ट्स ड्रामा फर्स्ट सीजन में था। तो सेकंड में थोड़ा सा उसको रिवेंज ड्रामा आप कह सकते हो, जो अभी 25 तारीख को रिलीज हुआ है, उसमें सेकंड सीजन आया है। तो पहले सीजन को बहुत प्यार मिला था, इसलिए दूसरा भी बनाया, और दूसरे को भी अच्छा प्यार मिल रहा है। फिजिकली कुछ तैयारी की, क्योंकि रेसलर का रोल करना था, फिजिकली रेसलर स्क्रीन पर दिखना भी चाहिए। हाँ, ये मेरा पहला सवाल था संजू से जब उसने कहानी सुनाई। मैंने बोला यार, क्या होता है ना कि पहलवान सुनते ही आपके दिमाग में होता है एक मस्कुलर। पहलवान, मतलब कि 90 किलो का लंबा तगड़ा एक बंदा, दारा सिंह जी जैसे होते थे, क्योंकि वो एक बना हुआ है इमेज। पहलवान बोलो तो आपको चाहिए।
पर फिर उसने मुझे मैंने क्योंकि क्योंकि उसने बोला था कि टाइम नहीं है भाई, मतलब ऐसा कुछ था कि महीने भर बाद शूट करना है, सब प्लान हो गया है, आप बस यस करो तो इन हो जाओ आप। तो मैंने कहा कि कर तो लेंगे, मगर मैंने कहा कि बॉडी कैसे अचीव करूंगा मैं, पहलवान। तो फिर उसने कुछ मेरे को फोटोज भेजे, बोला भाई वो टाइम चला गया है, वेट कैटेगरी का सीन होता है। बोला 60 के भी होते हैं, बोल फिर उसने 60-70 कैटेगरी के कुछ रेसलर्स की मेरे को पिक्चर्स भेजी, सबके सिक्स पैक थे। और मतलब मैं ऐसे दिखता नहीं हूँ, मतलब लीन रहता हूँ मैं अंदर, मतलब फुल मस्कुलर रहता हूँ मैं। बोला आप फिट हो। ये बजरंग पुनिया वगैरह का या और योगेश्वर दत्त, इनके पिक्चर्स उसने भेजे, बोला आप इनकी बॉडी देखो। तो मैं कहा हाँ यार। तो बॉडी में ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन फिर मैंने उसको ये भी बोला कि अगर तू रेसलिंग इसमें मैच दिखाने वाला है तो वो कैसे सीख लेगा बंदा 1 महीने में, पॉसिबल नहीं है ना। उस चीज़ में ये चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा कि इन चीज़ों में आपको लगता है कि हम थोड़ा पीछे हैं मनी वाइज। अगर आपके पास बढ़िया बजट हो, अच्छा पैसा हो प्रोडक्शन के लिए, तो आप कर सकते हो कि भाई एक्टर बोल सकता है कि मैं 3 महीने 6 महीने ना पहले ट्रेनिंग लूंगा, तब मैं उतरूंगा ग्राउंड में आपके मतलब सेट पे। यहाँ आपको बजट लिमिटेशंस कई बार आपको परेशान करते हैं एज एन एक्टर, क्योंकि आप वो कर ही नहीं पाते जो आप करना चाहते हो। तो हमारा प्रोसेस बड़ा सिंपल रखा फिर हमने। मेरा को एक्टर था, वो ऑलरेडी रेसलिंग कर चुका था पहले, जिसके साथ मेरी मेन फाइट्स थी 3-4 रेसलिंग मैच। तो उसने मेरी बहुत हेल्प की। अरमान अहलावत लड़का है वो, उसने हेल्प की। कुछ हम 10-12 दिन एक महम में ही एक अखाड़ा था, वहाँ गए थे। तो वहाँ पे जो गुरुजी थे उन्होंने कुछ बेसिक जो सिनेमा के लिए मैं कर पाऊँ अप्लाई, उतना ही सीखा था रद जितना हम कर सकते थे। रद्दे मारना सीखे। मतलब कुछ कुछ सीखा था, मतलब हाँ, वो ऐसे करके होता है ना, हाँ कुछ कुछ सिखाया था। और बड़ा हम क्या करते थे, अब क्या होता है ना, जब आप लिमिटेशंस में काम करते हो ना, तो एक फैमिली बन जाती है क्रू और कास्ट की। अदरवाइज तो कर ही नहीं सकते। इंडिपेंडेंट सिनेमा हो जाता है वो, कि पूरी टीम सेम पेज पे रहेगी, सेम एनर्जी के साथ, अदरवाइज काम नहीं होगा। क्योंकि इतना पैसा है और इतना काम करना है। इतने से पैसे में इतना काम करना, इतने से पैसे में एक्टर को कितना मिलता है? यहाँ जैसे मैंने आपको बोला ना, ये बेस्ट टर्म होती है। इंडिपेंडेंट सिनेमा का मतलब ये है कि किसी को पैसा नहीं मिलेगा, ये मान के चलो। मिल जाए बहुत अच्छा है। मतलब आपकी जेब से बिन जाएगा, मतलब ये क्या? हाँ, इंडिपेंडेंट सिनेमा बनता है इसलिए क्योंकि उनके पास प्रोड्यूसर्स होते ही नहीं है। वो क्या करती है, वो टीम क्रिएट करती है। कई बार तो इतना तक होता है कि 5 बंदों ने एक टीम क्रिएट की, उसमें हो सकता है राइटर, डायरेक्टर, डीओपी, आपका एक्टर एक्ट्रेस। ये तक हो जाता है कि वो पांचों ही पैसा इकट्ठा करते हैं कि अब टीम क्रिएट करते हैं, खुद ही हम सिनेमा बनाएंगे। उसको इंडिपेंडेंट सिनेमा इसीलिए बोला जाता है। उसमें पैसे की उम्मीद तो करो ही मत। तो संदीप गोयत को इस प्रोसेस में क्या मिला? इस नाम? प्रोसेस में मुझे, एक तो मेरा जो घर है हरियाणा है, यहाँ पे मुझे लोग जाने लग गए, मुझे बहुत खुशी हुई। दूसरा ये कि मुझे हरियाणवी लैंग्वेज तो नहीं है, मतलब डायलेक्ट है, हरियाणवी बोली के लिए कुछ मैं करना चाहता था, वो मुझे करके बहुत खुशी हुई। हरियाणवी सिनेमा शुरू हो रहा है अच्छे तरीके से, उसका मैं हिस्सा बना, उसने मुझे बहुत खुशी दी। और इसमें मुझे एज एन एक्टर 360 कैमरे के चारों तरफ का सीखने को मिला, क्योंकि मेरी पूरी टीम एक फैमिली की तरह काम कर रही थी। तो मैंने सिर्फ एक्टिंग नहीं, मैंने डायरेक्शन का भी पॉइंट ऑफ व्यू सीखा, डीओपी कैसे काम करता है। यहाँ पे मुझे मौका मिला अपने आप को एक्सप्लोर करने का। तो दिल्ली में आपने कोई कोर्स भी किया था एक्टिंग का? हाँ, दिल्ली में एक्ट वन थिएटर ग्रुप है, वो मतलब एक्टिंग वो सब कुछ कराते हैं। मतलब काफ़ी हार्डकोर सा, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट स्ट्रॉन्ग थिएटर ग्रुप है। तो मुझे तो एक्टर ही बनना था, मतलब वहाँ पे उसी के अकॉर्डिंगली आप पे काम होता है कि आपको एक्टर बनना है, डायरेक्टर बनना है, क्या चाहते हो लाइफ में। तो उसी के हिसाब से हमारे जो एक्ट वन के पंडित जी एन के शर्मा हमारे डायरेक्टर हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली काम कराते हैं। तो जब कभी आपने एक्टिंग बनने का पहले सोचा होगा, तो परिवार की तरफ से रेजिस्टेंस नहीं आया? क्योंकि हरियाणा में तो सबसे पहले सरकारी नौकरी पकड़ ले, या फिर अपना कोई भी ढंग का काम काम सीख ले। ये कौन सी लाइन है, एक्टिंग लाइन? ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। अरे मैं बोलता हूँ कई बार कि मैं कितना लकी हूँ कि मेरे को ऐसे माँ बाप मिले हैं। मैंने जैसे ग्रेजुएशन किया था, होते ही मैंने पापा को ये बोला कि थिएटर करना है मुझे, ऐसे ऐसे मैंने बताया कि मैं क्या चाहता हूँ।
तो पापा ने सुना, हाँ ठीक है, तो क्या करना है? तो मैंने बोला कि मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं वहाँ ऐसे ऐसे मैंने पता किया है, एक्ट वन थिएटर ग्रुप बेस्ट है, और साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन या एमबीए आप जो कहोगे वो मैं कर लेता हूँ। क्योंकि मुझे भी ये रहता ना, आप वाली बात है कि बाढ़ का नहीं हो रहेगा भाई, कि मैं सिक्योर तक कर ले, नौकरी का तो जुगाड़ हो जाएगा। क्योंकि वो इतना सीरियस नहीं लेते हैं ना, आप उनको लगता है अच्छा थोड़े दिन का शौक है बालक का, मिट जाएगा। हाँ कर लेगा थोड़ा। पर मेरे पापा ने कमाल की बात कही थी, मैं सबको बताता हूँ ये बात। पापा ने बोला बेटा एक काम कर ले, या तो तू एक्टिंग कर ले या तो ये कर ले, दोनों काम साथ नहीं होते हैं। तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ था, पर पापा बहुत स्ट्रांगली सपोर्टिव थे, हैं, और मतलब रहेंगे। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है हर चीज़ को लेके। तो बस फिर पापा ने बोला ठीक है ग्रेजुएशन, अब अपने पोस्ट ग्रेजुएशन है तो थिएटर में कर। तो उस लेवल का सपोर्ट मिला है फैमिली का। लेकिन पेरेंट्स की तरफ से इस तरह का अनकंडीशनल सपोर्ट मिलने के बाद आपके ऊपर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अब तो मुझे प्रूव करके ही दिखाना है। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब जैसे बोलते हैं ना कि शुरुआत में तो सपना आप देखते हो, आपका होता है, पर एक टाइम तक ही आपका रहता है वो। उसके बाद वो सपना आपकी फैमिली पे शिफ्ट हो जाता है, वो सपना आपके जो बहुत क्लोज भाई या दोस्त हैं उनके पास शिफ्ट हो जाता है। तो मैं तो काफ़ी साल से बोल रहा हूँ कि अब जिम्मेदारी, आप जो बोल रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बढ़ गई है। क्योंकि अब ये मेरा सपना मेरे माँ बाप मेरी बहन का हो चुका है, मेरे दोस्तों का हो चुका है। तो प्रेशर तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे को उनसे सपना शिफ्ट होने के बाद उनसे एनर्जी भी बहुत मिलती है। अब मुझे ये लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास मेरे दोस्त हैं, मेरा फैमिली है, तो मैं तो एनर्जाइज रहता हूँ। आपने हरियाणवी सिनेमा को आगे बढ़ाने में अपनी रुचि दिखाई, जैसे आपने कहा कि आप मुंबई में शिफ्ट हो चुके हैं पिछले 11 साल से, फिर हरियाणा सिनेमा में काम करने का मौका मिला, आप यहाँ आए। बचपन में आपको कौन सी हरियाणवी फिल्म याद आती है कि आपने वो देखी थी, या फिर पेरेंट्स के मुंह से या बाकी किसी के मुंह से सुनी थी कि हरियाणवी वो फिल्म बड़ी लेजेंडरी थी? मैंने सबसे ज़्यादा नाम आज तक मैंने चंद्रावल का सुना है हर तरफ। बट और मेरी मेमोरी में देखने वाली फिल्म है वो लाडो मैंने देखी थी। और आशुतोष राणा हाँ थे। जी, हाँ जी, हाँ जी। वो भी शायद पहली बार हरियाणा में आए थे, और लाडो अश्विनी सर ने बनाई। लिबर्टी थिएटर में लगी थी लाडो अश्विनी फिल्म। चौधरी सर जी, ने। अश्विनी चौधरी, डीआर चौधरी के बेटे। हाँ वो मेरे मतलब मेरा भी उनसे काफ़ी अच्छा है। मेरी एक फिल्म के वो क्रिएटिव प्रोड्यूसर रह चुके हैं बॉम्बे में। इंकार एक फिल्म आई थी मेरी। बहुरानी भी एक फिल्म आई थी। वो हाँ, मैं यही बोलने वाला था कि वो बताते हैं कि वो बड़ी फिल्म थी उस बड़ी टाइम पे। बड़ी बड़ी फिल्म थी। हाँ, आपने सुना है, आपने फिल्मों की बात कही तो जब यहाँ बॉबी फिल्म लगी शीला थिएटर उसके में। किस्से मेरे पास है। एक किस्सा मैं बताऊंगा। जैसे मैं एक्ट वन थिएटर ग्रुप में हूँ, तो मेरे जो पंडित जी एन के शर्मा हमारे डायरेक्टर हैं, वो मुझे बताते थे, क्योंकि मैं रोहतक का पहला लड़का गया था। तो बोलते थे अबे काके, वो वैसे बात करते हैं कि तेरे रोहतक में हम दिल्ली से जाते थे। तो उन्होंने बड़े ही किस्से बताए, मुझे बड़ा वो लगता था क्या बात कर रहे हो, दिल्ली से लोग। शीला में ही लगी थी शायद वो। शीला में। हाँ आपको ज्यादा पता होगा। मतलब वो बोलते थे कि हम दिल्ली से चार चार लोग स्कूटर पे, किसी एक का स्कूटर मिल गया उस पे चार चार लोग जा रहे हैं। इतना क्रेज था, मतलब ट्रैक्टर ट्रॉली भर भर के भर के, गांव से मतलब लोग दिल्ली आते से थे। आ रहे हैं लोग, मतलब। बिल्कुल दिल्ली से आ रहे हैं शीला थिएटर के अंदर। और ये उसके अंदर कौन सी आइकॉनिक बात थी वो भी आपको वो आप बताओ। है? उसके अंदर जो डिम्पल कपाड़िया ने वो जो स्विम सूट पहना है, हाँ वो जब वो बाहर निकल के आती है, मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय था। क्योंकि आप देखिए ना, उस समय उस बहुत दौर में बहुत स्विम सूट के अंदर, बिल्कुल। और वो अपने आप में अब तो बड़ा नॉर्मल हाँ सा हाँ हो हाँ, गया। बट वो था, सही बोल रहे हो आप। और हरियाणा में यहाँ बैठे हुए हो आप। मैंने बहुरानी की बात की, बहुरानी में काम किया है सुमित्रा पेडनेकर ने। हाँ जी, वैसे मैं सुमित्रा हुड्डा है, पता उनसे है मिले मुझे, मुंबई मिला में? हूँ मैं उनसे। उन्होंने मेरी एक फिल्म है, हम किसी एक स्क्रीनिंग पे मिले, तो हमारी काफ़ी लंबी बात हुई कि कहाँ से। तो फिर मेरी एक फिल्म है एहसास नाम से, वो रोहतक की यहाँ की रियल स्टोरी पे, ड्रग एडिक्शन पे है, बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्म है। तो उन्होंने उसका सुना हुआ था कहीं पे, तो बोले मुझे लिंक भेज बेटा। तो मैंने उनको लिंक भेजा था, फिर उन्होंने देख के फिर मुझे बड़े अच्छे मैसेज किए होते कि मतलब कि तारीफ कर रहे जब थे। उनको ये पता लगा कि आप रोहतक से हैं, मैम हाँ, से, तो बड़ा स्नेह दिया होगा आपको। बहुत। और मैं फिर हम एक फिल्म बना रहे थे वहाँ पे, मेरा एक फ्रेंड है वो डायरेक्ट कर रहा था, और मैं उसमें लीड प्ले कर रहा था। तो उसमें माँ के कैरेक्टर के लिए मैंने उनको अप्रोच भी किया
तो पहली बार तब मैं उनके घर गया था एक नरेशन के लिए। भूमि से मिले? नहीं, वो वहाँ पे उस दिन नहीं थी, वो अकेली थी मैम। तो एक किस्सा याद है, उस टाइम घेवर का टाइम आया हुआ था। तो, तो मैं गया उनके घर, तो बोले आ जाओ बेटा, आज तो मैं घेवर खवाऊंगी। और फिर बात हुई कि चाय, मैं बोला कि अब मेरी प्रॉब्लम है, बॉम्बे में हर किसी के घर बोलता हूँ, मगर मैं यार पानी वाली चाय नहीं पी सकता, मेरी आदत है, पत्ती मेरे को प्योर दूध। हाँ पत्ती पत्ती। हाँ, तो फिर बोली कि तू रुक। हाँ। तो उनका जो सर्वेंट था, उसको उन्होंने सिर्फ ये बोला, हरियाणा वाली चाय बना दो। और मिल्क में अदरक वाली बढ़िया दूध आई थी, जब वो चाय आई थी। तो नहीं, वो बहुत ही प्यारी है, मतलब बहुत ही स्नेह है। बहुत। हमारे हरियाणा के और भी बड़े एक्टर हैं, जयदीप अहलावत है, हाँ, जयदीप भाई रणदीप से, हुड्डा है, कभी मुलाकात हुई उनसे? हाँ जयदीप भाई से तो मेरा बहुत अच्छा स्नेह है, मतलब पर्सनल लेवल पे काफी क्लोज है। और रणदीप भाई से मुलाकात वैसे तो हुई है, मतलब सोशल गैदरिंग्स में या पार्टीज में, पर अभी मैं उनके प्रोजेक्ट का हिस्सा भी हूँ। लाल रंग 2 में मैं एडिशनल स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर हूँ। लाल रंग 2 बन अच्छा, रही है। आप एक्टर के अलावा हाँ, मैं राइटिंग भी कर लेता हूँ। राइटिंग भी कर वो लेते? भी जैसे मैं बोल रहा था ना कि एक्टर को सब एक्सप्लोर करना चाहिए, तो वो हिस्सा मैंने एक्सप्लोर किया एज अ राइटर। कि क्या होता है, मुझे लगता है हर एक्टर में राइटर तो कहीं ना कहीं छिपा होता ही है, क्योंकि वो इतनी कहानियों को जिंदा करता है अपने आर्ट से। मतलब अगर आप राइटर हो, तो मैं इतने किरदार जी लेता हूँ, तो मेरे जहन में मुझे लगता है बहुत कहानियां निकलती हैं। लेकिन एक स्क्रीन प्ले का प्रोसेस होता है, उसके लिए आपको सीखना पड़ता है, पर कहानियां तो हर इंसान लिख सकता है। जाट कॉलेज में पढ़े हैं आप? हाँ, 2 साल जाट कॉलेज में, 1 साल एमडीयू में। अच्छा, जाट कॉलेज का प्रोडक्ट या एमडीयू का प्रोडक्ट मान लीजिए, तो एक्टर बनने के लिए जो आज मैं आपकी पर्सनालिटी देख रहा हूँ, उसमें बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं आप, बहुत ही संयम सीमित, आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन ज़्यादातर जाट कॉलेज में ये चीज़ें हमारे बच्चों में ज़्यादातर नहीं है, तो ये कहाँ सीखे? प्रोसेस का पार्ट है ये सब? पता नहीं, मुझे लगता है कि जैसे जैसे मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त है, वो फरीदाबाद डीएसपी है, स्कूल टाइम का दोस्त है। तो उसने एक इंटरव्यू देखा, तो बोला यार गोयत, मतलब मुझे अच्छा भी लग रहा था, बोला यार तू कति बदल गया है यार। उसने वो कोई इंटरव्यू देख के बोला, यार किसे हुआ करते हैं हम, ये वो। तो ये जो आपने बात बोली, पर मैं, मुझे लगता है थिएटर ने बदल दिया था सब कुछ। क्योंकि मैं कॉलेज के दिनों में था थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड था, जैसा आप बोल रहे हो ना, जाट कॉलेज के बालक में, तो था वो। पर पता नहीं थिएटर ने काफी काफी चेंज कर दिया, बिल्कुल ही विपरीत सा हो गया। थिएटर ने मुझे ये सिखाया कि जैसे मैं, कई लोग पूछते हैं, सबके लिए एक्टर की परिभाषा अलग होती है, अच्छे एक्टर हो जाना, मतलब जो भी डेफिनेशन है। मुझे लगता है कि एक्टर उतना अच्छा हो जाता है जब उसको ये पता चल जाता है कि इमोशंस पे इतना कंट्रोल, कि किस टाइम पे कौन सा इमोशन कितना रिलीज करना है और कितना रख लेना है। तो ये थिएटर ने सिखाया है। पहले तो क्या होता था कि किसी बात पे गुस्सा आ गया, किसी पे भी कुछ कर दिया। तो ये संयम शायद थिएटर ने दिया है। कुछ फिर लाइफ के जिंदगी एक्सपीरियंस कह लो। जो बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है उस पे एक्टर जो है ज़्यादा सिक्योर महसूस करता है, या छोटा प्लेटफॉर्म है या छोटे बजट की है? मेरा कहने का मतलब है, जैसे कोई रेप का सीन है, अब आपको करना पड़ जाए, तो क्या उतने ही संयम से आप उस सीन को करोगे, या कोई इंटीमेट सीन है क्या थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कहीं ना कहीं होगे? नहीं, मतलब थोड़ा सा, मतलब टफ तो मैं क्या ही कहूँगा, एक्टर हैं तो सब कुछ करना ही पड़ता है। पर जैसे थोड़ा सा तो आपको लगता है कि क्या होता है, आपको को एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ता है कि आप जिसके साथ हो। जैसे अगर लड़का है तो लड़की के बारे में, अब मान लो आप, जैसे आपने रेप सीन बड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, बहुत हार्श है। एक तो आपका, अब सोसाइटी में देखते हो हर चीज़ है ना, वो बचपन से आपको लगता है बहुत ही खराब, मतलब हाँ, वैसी चीज़ है ना, संस्कार हार्श। भी तो है ना। हाँ, तो आपको है ना बड़ा वो लगता है, लेकिन फिर आपको लगता है कि यार ये तो एक्टिंग, सिनेमा क्रिएट कर रहे हैं हम। मतलब हम अगर कोई रेप सीन अगर शूट भी हो रहा है, तो इसलिए नहीं हो रहा है कि भाई तुम करो देख के, वो 100% वो इसलिए हो रहा है कि उसका रिजल्ट आपको बताया जाएगा कि कितनी खराब चीज़ है, कितनी घिनौनी है हरकत हो रही है, इसका परिणाम दिखाते हैं सिनेमा में। मेरे साथ हुआ था, एक फिल्म मैंने की थी, जी कुत्ता से नाम से एक फिल्म थी, जी कुत्ता से आप समझ सकते हैं। बड़ी
अगर आपने पता नहीं सुना है नहीं उस फिल्म के बारे में, गूगल करेंगे तो सुना है। हाँ। तो उस पे बड़े थोड़ा सा इश्यूज भी हुए थे हरियाणा में, क्योंकि वो थोड़ा ऑनर किलिंग को उजागर करते और बड़ी हार्ड फिल्म थी और बहुत ही रियलिस्टिक बनाई हुई थी। तो उसमें मेरा कैरेक्टर ही ऐसा था, केकू नाम का मेरा कैरेक्टर था, बहुत शेडी कैरेक्टर था। मतलब वो ऐसा किरदार था जिसको लड़कियां लगती हैं कि शो पीस होती हैं, और इनका तो काम ही है, वो तो शहर की लड़की तो बनी ही इन चीज़ों के लिए, वो तो हमेशा रेडी रहती है, वो थॉट होता है ना एक नैरो माइंडेड। तो वो मैंने जब पढ़ा था तो मुझे लगा था, और मैं तब नया नया थिएटर से निकला था, तो मेरे पास वो कहानी आई और वो कैरेक्टर आया, तो मुझे थोड़ा सा तो लगा था कि अरे तुम बहुत हार्ड है यार, कि ये कैसे होगा, मतलब कैसे शूट होगा। और उसमें एक दो सीन भी ऐसे हैं कि एक लड़की को मोलेस्ट करने वाला सीन है, तो उसमें उसका दिखाया है कि वो कितना गंदा इंसान है। तो पर मुझे लगा था, और क्या होता है ना, आप थिएटर से नए नए निकलते हो ना, तो आप बड़े क्रांतिकारी से होते हो, क्योंकि नुक्कड़ नाटक मैंने इतने किए थे, तो आपको लगता है कि नहीं कर देंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। लेकिन मुझे फिर सेट पे ये समझ आया कि आप अगर आपकी टीम सुपर प्रोफेशनल है ना और सपोर्टिव है, तो फिर आपको सब इजी लगने लग जाता है। जैसे मेरी उसमें एक्ट्रेस थी, वो इतनी सपोर्टिव, मेरी आज तक दोस्त है, मेरी वो पहली दोस्त है बॉम्बे की, रश्मि सोमवंशी नाम है उसका। तो वो आपका वही होता है कि अगर आपकी को एक्टर अगर हल्का से भी ऐसे है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी, वो हो ही नहीं पाएगा। तो इसमें बहुत मैटर करता है कि आपका को एक्टर कितना सपोर्टिव है। लेकिन एक्टर्स की भी फैंटेसी तो होती है, कोई ना कोई एक्ट्रेस तो ऐसी होगी बॉलीवुड में भी जिसका होता है यार उसके साथ काम करने का मौका मिल जाए, उसके अपोजिट काम करने का मौका मिल जाए। फैंटेसी थोड़ा सा अलग वर्ड हो गया, नहीं, मतलब फैंटेसी तो होती है। नहीं, आप देखो, ह्यूमन ब्रेन है, फैंटेसी तो हाँ होती है। नहीं, मतलब मैं वैसे बोल रहा हूँ, नहीं आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। बहुत लोग अब मैंने कि हाँ भाई, अब कोई बहुत सुंदर अट्रैक्टिव अगर कोई एक्ट्रेस है तो लगता है कि अरे यार उसके साथ काम करना है। पर डिपेंड करता है कि आप किस वे में वो बात सोच रहे हो, या जैसे एक्ट्रेस बहुत सारी हैं जो बहुत अच्छी हैं। मतलब जैसे मैं अपना बता रहा हूँ पर्सनली, जैसे मेरा तो थॉट ये रहता है कि मुझे स्टारडम से ज़्यादा आप एज अ, मैं किसी को बोल रहा था कि अगर संदीप गोयत कमाल का टैलेंटेड एक्टर हो, लेकिन एज अ ह्यूमन वो खराब हो, तो मुझे लगता है वो हटा दो उसको। मुझे पहले ह्यूमैनिटी एज अ ह्यूमन कैसा है ना, वो बहुत मैटर करता है। उसी के बाद मैं रिस्पेक्ट दे पाऊंगा आपको कि आप इंसान कैसे हो। एक्टिंग ठीक है यार, बहुत सारे हैं जो कमाल के एक्टर हैं। एक्ट्रेस की बात कर रहे थे, आज के दिन तो दीपिका पादुकोण नंबर 1 है, कैटरीना कैफ है, प्रियंका तो चलो बाहर चली गई है, आलिया भट्ट है, बहुत आलिया कमाल की भट्ट एक्ट्रेस है। है। तो अब होता है कि भाई इनके साथ अगर काम करने का मौका मिले। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं तो सबके साथ करना चाहता हूँ, जो भी अच्छा एक्टर है एक्ट्रेस है, मैं तो सब, मैं क्यों नहीं चाहूंगा, मैं तो चाहूंगा कि जिसके साथ भी मौका मिलेगा मैं काम करना चाहूंगा। और जयदीप भाई की बहुत तारीफ हो रही है वो आजकल, है उन्होंने। ही कमाल के एक्टर, और वो सच बताऊं पर्सनली मैं तो उनको जानता हूँ, वो एक्टर से ज्यादा कमाल के इंसान है। जैसे पंडित जी एन के शर्मा जो मेरे गुरु हैं, वो हमेशा एक बात बोलते थे और मैं बहुत रिलेट करता हूँ उससे। वो बोलते थे, काके एक्टिंग तो हो जाएगी, इंसान बन जाओ। अगर आप प्योर हो ना इंसान, तो राइट एक्शन पे राइट रिएक्शन निकलेगा एज ए ह्यूमन। कि मैंने आपको ऐसे मारा तो दर्द है या क्या है, वो राइट निकलेगा अगर आप मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो अंदर। तो इसलिए वो बोलते थे कि इंसान अच्छा होना बहुत जरूरी है एक एक्टर को तो भी। हमारे यहाँ जो हरियाणा के बच्चे हैं वो मुंबई में जाके अपना मुकाम बनाए, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको अभी भी हेजिटेशन है, लड़कियों को नहीं भेजेंगे, दुनिया जो है ना ठीक नहीं है, फिल्म लाइन ठीक नहीं है वहाँ, मतलब उनको ऐसा कल्चर है जहाँ बिगड़ जाएंगे, जहाँ कोई कमिटमेंट नहीं है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? दकियानुसी अभी है। नहीं मतलब मैं क्या नुस्खी तो नहीं कहूँगा इसको, पर कई बार जैसे मैं, मेरे को यंग लड़के लड़कियां भी बहुत मिलते हैं, या किसी के थ्रू फोन आते हैं कई बार। मान लो आपका ही कोई रिलेशन में या कोई आपके दोस्त का बच्चा या बच्ची, लड़का या लड़की है जो बनना चाहते हैं, तो फोन आते हैं कई बार कि गाइड कर दे। तो मुझे लगता है माँ बाप का इनसिक्योर होना ना कतई गलत नहीं है। मुझे लगता है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। उनको तो ये चाहिए कि मेरा बच्चा सिक्योर रहे, उसके जेब में पैसा रहना बहुत जरूरी है।
उनको यही डर सताता है, उनको कुछ नहीं चाहिए अपने बच्चों से, उनको ये लगता है इसका फ्यूचर, कि कल को मेरा बच्चा दुखी तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत टफ गेम है ना फिल्म इंडस्ट्री। कुछ नहीं पता, पता चले कई साल, उनको ये लगता है कि बच्चा कहीं कई साल खराब ना कर दे, या पता नहीं सक्सेस हो पाएगा। रेशियो बहुत बहुत कम है ना, मुझे लगता है 1-2% ही हो रेशियो सक्सेस की। तो उनका घबराना गलत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सच में बच्चा चाहता है ना, तो उसको एक बार उसका ड्रीम पे करवा लेना चाहिए। थोड़ी गाइडेंस रखो, बिना सोचे समझे भी ना भेजो, पर मुझे लगता है बच्चों को माँ बाप का सपोर्ट बहुत जरूरी है। मैं तो बच्चों को भी बोलूंगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन उनको मनाओ। कहते हैं ना कि एक को तो कन्विंस होना पड़ेगा, या तो माँ बाप बच्चे को कर ले, या बच्चा माँ बाप को कर ले। बच्चों को भी मैं ये कहता हूँ कि कोई बात नहीं है, 6 महीने 1 साल बाद बॉम्बे चले जाना है यार, पहले पर उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है। फैमिली के अलावा, फैमिली इज एवरीथिंग भाई, और दोस्त। और आपने कौन कौन सी ऐसी फिल्में हैं जिसमें काम किया है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं? जैसे दावक फिल्म है। हाँ, धावक अभी मैंने अक्टूबर में फिनिश किया। ये मेरा छोटे भाई जैसा ही है, बहुत टैलेंटेड है लड़का, योगेश भारद्वाज, यही बसाना गांव से। उसी ने लिखी है और उसी ने डायरेक्ट की है। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक धावक, जैसे आप जानते हैं रनर रेसर को बोलते हैं, तो एक गांव का बच्चा है जो बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन उसके पास वो इतना, मतलब उस फैमिली बैकग्राउंड से आता है कि उसके पास स्पोर्ट्स शूज खरीदने के भी पैसे नहीं है। लेकिन ये सबको पता है, पूरे गांव को पता है कि ये कमाल का रनर या धावक बन सकता है। तो उसकी लाइफ की सिचुएशंस की वो कैसे पहुंच पाता है, या क्या वो धावक बन पाएगा, तो उसके ड्रीम और ड्रामा फैमिली उसी के ऊपर निर्धारित फिल्म है। बड़ी रियलिस्टिक सी फिल्म है। और गुड्डू रंगीला में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? गुड्डू रंगीला मेरी पहली फिल्म थी, जो बहुत, मतलब पहली बार एक बहुत बड़े सेट पे मैं गया था। फॉक्स स्टार हिंदी ने वो प्रोड्यूस की थी, तो बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था। मतलब पहली बार रोनित भाई से मिला था, क्योंकि उसमें मेरी उस फिल्म में शुरुआत हुई थी एज अ डायलेक्ट कोच। मैं अब एक्टर्स कुछ ही काम कर सकते हैं बॉम्बे में सर्वाइवल के लिए, एक्टर्स असिस्ट नहीं कर सकते किसी को। जैसे डायरेक्शन टीम कर सकती है, डीओपी कर सकते हैं, तो एक्टर्स क्या क्या कर सकते हैं, या तो एक्टिंग कर लेगा, या फिर एक्टिंग सिखा लेगा, या फिर लैंग्वेज कोचिंग दे देते हैं वो। तो मैं बीच बीच में ये करता रहता हूँ कि अगर कोई बड़ी फिल्म है तो उसमें किसी एक्टर को हरियाणवी डायलेक्ट सिखा दिया, या कोई साउथ इंडियन एक्टर है उसको हिंदी सिखा दिया, तो ये वहाँ पे कोचिंग होती है। तो उसमें मुझे स्टार्टिंग में उन्होंने कांटेक्ट किया ही, रोनित रॉय जो भाई हैं उनके लिए किया था मुझे कांटेक्ट किया, आपको उन्हें हरियाणवी सिखाने। हाँ डायलेक्ट कोच के तहत आप आ जाओ, उनकी स्क्रिप्ट पे काम करना है, डायलॉग्स पे काम करना है। मैं ठीक है। वो तो मैं 3-4 बार सुभाष कपूर सर से मुलाकातें हुई, उनसे मीटिंग्स हुई, तो उनको रियलाइज, जो बड़े डायरेक्टर्स हैं ना वो मिलके ही देख लेते हैं कि ये क्या कर सकता है, कैसा एक्टर होगा। तो 3-4 मुलाकात के बाद ही उन्होंने बोल दिया था कि संदीप, गोयत ही बुलाते हैं वो, कि गोयत साहब आपके लिए एक कैरेक्टर भी आप करेंगे। तो मैं कैसे बात कर रहे हो सर, तब तक क्योंकि मैं उनकी जोली भी देख चुका था, फंस गए, ओबामा देख चुका था। मैं कहा आपके साथ तो कुछ भी करेंगे। तो बहुत अच्छी रही, और आज तक मेरा सुभाष सर से और रोनित भाई से बहुत अच्छा रिलेशन है। जैसे मुंबई में लोगों के बारे में बोला जाता है कि यहाँ पे ऐसी ऐसे लोग होते हैं यार, गोयत काम करते हैं और शूट खत्म तो रिश्ता खत्म, ये सुनने में आता है बहुत। आपने भी कहीं सुना होगा कि बड़े मतलबी से लोग हैं यार ये वो, बट पता नहीं, मुझे आज तक कोई खराब इंसान ही नहीं मिला है मुंबई में। सच बता, मुंबई में आपको कोई खराब इंसान ही नहीं मिला? नहीं मिला है। मतलब मैंने इतने किस्से सुने हैं, या तो फिर वो होता है कई बार शायद कि जैसे आप हो वैसी, कहते हैं ना एनर्जी अट्रैक्ट करती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हाँ मुझे पता नहीं, मतलब माया नगरी है वो, ठीक है। और मुझे मुझे इतने कहानियां किस्से सुने हुए हैं मैंने दोस्तों के भी, कि यार उसने ये कर दिया, उसने डिच कर दिया, उसने धोखा दे दिया, उसने मैनिपुलेट कर दिया। बाय चांस कह लो कि मुझे नहीं मिला अभी तक कोई खराब। सब अच्छे लोग मिले, चाहे वो फिल्म सेट पे मिले हो, चाहे कहीं भी। पता नहीं, शायद। तो कोई फ्यूचर की प्लानिंग, आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं नाम कुछ नहीं शेयर करना लेना चाहें? चाहूंगा, बट अभी मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छी 1-2 चीजें।
धावक का आपने ले ही दिया है, तो फिलहाल धावक पे ही कर लेते कब हैं। तक आएगी? आई थिंक सारा काम हो चुका है, पोस्ट प्रोडक्शन का थोड़ा बहुत बचा होगा। डिटेल योगेश को फ़ोन करके पूछूंगा मैं। अभी मैं कुछ दिन से यहीं पे हूँ हरियाणा में, पिछले लगभग 2 हफ्ते से अखाड़ा के प्रमोशंस ही चल रहे थे। तो अभी मैं बस निकल जाऊंगा मुंबई कुछ काम के सिलसिले में। मिलूंगा उससे, बोलता हूँ जल्दी करे। तो मुंबई जब आप होते हैं तो घर कितने, क्या डेली बात करते हैं? डेली वीडियो कॉल। डेली वीडियो कॉल हाँ, अपने रिपोर्ट पेरेंट्स को देते रहते हैं? रिपोर्ट्स नहीं, मुझे लगता है एक मेरे। तरह का काइंड ऑफ उनको भी देख के सब्र आ हाँ जाता हाँ, है। वही मैं बोलने वाला था। जैसे मैं इकलौता इकलौता मतलब मेरी बहन है और मैं हूँ। हाँ हाँ, ओनली तो सन। हाँ, बहन भी मैरिड है। तो मुझे लगता है कि उनकी एनर्जी का सोर्स ही मैं हूँ। तो मैं उनको बस, मुझे पता है मेरे मम्मी पापा के, मैंने वीडियो कॉल पे सिर्फ फेस दिखा दिया ना, उनका आज का हो गया चार्ज। और यही मेरे साथ है आप भी कि चार्ज हो गए? हाँ, कि उनको मैं खुश देख लेता हूँ कि एक बार वो वीडियो कॉल पे हंस लिए, मैं हंस लिया, दोनों खुश। तो मम्मी क्या पूछती हैं ऐसा कुछ तो मुंबई के एक ही बारे? सवाल होता है बस, खाना खा लिया। ये बेसिक है। और फोन रखते हुए मम्मी लव यू बोलती है। और ये पापा, बेसिक है। पापा क्या सवाल पूछते हैं? पापा एक्टिंग पे भी बातें कर लेते हैं, उनको तो मैं सब बताता हूँ। मैं तो उनको तो ऑडिशंस का भी बताता हूँ, मैं उनसे ऑडिशंस की क्लिप्स भी शेयर कर लेता हूँ। पापा से सारी बातें होती है। तो मम्मा को हम हैप्पी रखते हैं कि ज्यादा सीरियस बातें ना। लेकिन एक जो कंसर्न है माँ बाप का कि शादी कब करेगा? वो तो है, वो तो अभी मैं यहाँ आया था तो आज भी दिन में हो रही थी। उससे फिर मैं वही बोलता हूँ कि वो अपनी जगह सही है। अभी भी उनका यही कंसर्न है, मुझे पता है। जैसे मैं इस बात पे ना बहस करता हूँ ना झगड़ा, क्योंकि मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों को कि उनका कंसर्न वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। कि उनको ये लगता है हमारा बेटा सेटल हो जाए, चाहे प्रोफेशनल तो हो रहा है धीरे धीरे, पर्सनल लाइफ भी सेटल हो जाए। ये सही भी है। मैंने बोला हुआ, आप टेंशन मत लो, सब होगा, थोड़ा सा समय दो। जैसे रणदीप भाई ने मणिपुर जाके शादी की, पेरेंट्स का ये भी होगा कि भाई शादी करना पर हरियाणा की लड़की नहीं, हो? बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मर्जी दे। मेरे मम्मी पापा तो बस ये बोलते तू खुश रहना चाहिए। ऐसा ऐसा कुछ मतलब इस बारे में कभी बात ही नहीं हुई, मतलब कभी बोला ही नहीं उन्होंने ऐसा कुछ कि यहीं की हो या यही हो। ये तो सर पता है क्या है, डिपेंड करता है कहाँ आपका। अरे मियाँ बीवी है ठीक है, पर पार्टनर भी बोला जाता है ना उनको। वो पार्टनरशिप आप ही देख पाते हो। चाहे वो रणदीप भाई ने किया है, मेरे और दोस्तों ने भी बहुतों ने शादियां की हैं जो हरियाणा के होते हुए बाहर की हैं, और वो बहुत हैप्पी है, बहुत कमाल का उनका रिलेशन है। तो और जो जो नहीं वर्क करना वो कहीं भी कर लो, नहीं होगा वर्क। हरियाणी सिनेमा की आपने बात की, दंगल फिल्म और सुल्तान फिल्म दो बड़ी आइकॉनिक फिल्म है जिसमें हरियाणा की थीम पे काम था, हरियाणा के कैरेक्टर्स के बारे में बातचीत की। इन दो फिल्मों ने कितना हरियाणा के बारे में रुचि और सभी का टेंशन खींचने में मदद की? बहुत ज़्यादा की है। मैं किसी को बता रहा था कि हरियाणवी बोली कितनी दूर तक रीच हो चुकी है, उसका एग्जाम्पल दे रहा था मैं। इन दिनों सबसे बड़ी कमर्शियल ब्लॉकबस्टर पुष्पा 2 है, सबको पता है। मतलब बहुत बड़ी फिल्म है वो, ऑल ओवर वर्ल्ड। पुष्पा 1 भी, 2 और ज़्यादा कमाल। आप देखो ना कि जब उन्होंने उसकी हिंदी डबिंग की, उनका वन ऑफ द प्राइमरी जो कैरेक्टर है पुलिस वाले का, उसको हरियाणवी में डब किया हुआ है। क्या रीजन रहा होगा? कुछ तो होगा, मतलब रीच लगा होगा ना कहीं, किसी एक टीम के इतना बड़ा प्रोडक्शन है वो। मतलब 500 करोड़ की फिल्म है और उसमें ये बोला गया होगा, किसी ने कहा होगा कि भाई ये कैरेक्टर को है ना हरियाणवी में डब करो। कुछ तो है ना। उनका तो सब कुछ रिसर्च बेस्ड होता है। 100% ना। देखो ना, तो मैं बोल रहा था कि जैसे हरियाणवी बोली तो पहुंच चुकी है हर जगह, साउथ इंडिया में भी पहुंच चुकी है। तो धीरे धीरे अब मेहनत करते रहेंगे तो गलतियां भी होंगी, खराब सिनेमा भी बनेगा, बहुत खराब भी बनेगा, लेकिन अच्छा भी बनेगा और बहुत अच्छा भी बनेगा। पर मुझे लगता है हरियाणवी सिनेमा बहुत जल्द फिल्में भी पहुंच जाएंगी वहाँ। संदीप भाई बिल्कुल ऐसा ही हो जैसा आपने बड़ा ही पॉजिटिविटी से और बहुत एनर्जी के साथ आप लगे हुए हो, और आप रोहतक से संबंध है आपका, और बॉलीवुड में जाके आप को देखो 10-11 साल हो गए हैं और कितने सारे प्रोजेक्ट्स आप कर चुके हो, कितने सारे प्रोजेक्ट अभी कर रहे हो, और भी आने वाले समय में आपके प्रोजेक्ट्स इसी तरह से आएंगे। तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे स्टूडियो में आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नमस्कार।